साल 2025 हज कर्नाटक के लिए काफी अहम रहा। कर्नाटक हज कमेटी के जो इंतजाम थे, आजमीन यहां से काफी अच्छे अंदाज में गए और वहां से वापसी के बाद कर्नाटक हज कमेटी की, यहाँ के वॉलंटियर्स की काफी तारीफ कर रहे थे। इस ताल्लुक से जानकारी लेने और 2026 के हज के ताल्लुक से क्या नए अपडेट हैं, सऊदीया हुकूमत ने क्या नई गाइडलाइंस दी हैं और आने वाले हज में क्या नया होगा, इस ताल्लुक से जानकारी हासिल करने और उनसे मिलने के लिए कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फकार अहमद खान से मिलने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। जुल्फकार अहमद खान साहब को टीपू के नाम से भी जानते हैं। जुल्फकार साहब, आपका इस्तकबाल है। पहला सवाल यह है कि आपका नाम बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग टीपू कहते हैं, कुछ लोग जुल्फकार कहते हैं, कुछ लोग अहमद खान भी जोड़ते हैं। आप खान हैं, टीपू हैं या पूरे नाम सही है आपके? पूरे नाम है जी, जुल्फिकार अहमद खान। तो ऑन रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में जुल्फिकार अहमद खान है जी। ये टिप्पू बचपन से हमारे वालिदा ने मेरा नाम टिप्पू बोल के रखा है उर्फ, बट रिकॉर्ड्स में नहीं है क्योंकि हमारे वालिदा का जो ताल्लुक है तो हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद से कहीं जाके, अच्छा, खानदानी ताल्लुक है, खानदानी कुछ ये है जी। तो कैसा रहा आपका पूरा जो सफर है, चूंकि आप दूसरी बार चेयरमैन बने हैं हज 2026 पर आने से पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप जब यहाँ हज कमेटी के से जुड़े, इससे पहले भी चेयरमैन थे, बताया जाता है कि आप जमीर अहमद खान साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले भी जमीर अहमद खान ने ही आपको चेयरमैन बनवाया था, उसके बाद जो है इस बार भी जो है जमीर अहमद खान मिनिस्टर हैं और उनके साथ ही रहीम खान साहब भी मिनिस्टर हैं। बताया जा रहा है कि आपके काफी करीबी हैं और उस वजह से जो है आपको मौका मिला है। कैसे देखते हैं आप दूसरी बार जो मौका मिला और पहले जो हालात थे, क्या डिफरेंसेस देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अल्लाह ने मेरे को दूसरी मरतबा हज कमेटी चेयरमैन बनाया। और उसके बाद में मेरे लीडर जो पीजेड जमीर अहमद खान साहब है, जो पहली मरतबा जब चेयरमैन बनाए उस टाइम पे भी वही मेरे को मेंबर बनाए और फिर चेयरमैन बनाए, और दूसरी मरतबा भी जमीर साहब ही मेरे को मेंबर बनाए और चेयरमैन बनाए। तो जमीर साहब एक भाई से ज्यादा मैं उनको मानता हूँ, एक मेरे भाई, मेरे लीडर, मेरे कायद हैं। कैसे ताल्लुक हुआ आपका जमीर अहमद खान साहब से और कब हुआ? जमीर अहमद साहब जब सियासत में शुरुआत है टाइम पे, हमें जनता दल में मैं कॉर्पोरेटर था उस टाइम पे जमीर अहमद साहब का सियासी शुरुआत हुई। उस टाइम पे मैं जमीर साहब से भी देवेगौड़ा के घर में हम लोग मुलाकात करते। अच्छा, आप भी जेडीएस में थे उस जमाने में? जी, जेडीएस में मैं 2 टाइम काउंसलर रह चुका हूँ। तो अच्छा, काउंसलर भी थे आप? जी, 2 टाइम में काउंसलर रह चुका हूँ। ओके। तो किस वार्ड से आप कॉन्टेस्ट करते थे? सारा की इलियास नगर से मैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप कभी कॉन्टेस्ट नहीं करे? लॉन्ग टाइम नहीं किया, दो टाइम बना, उसके बाद कॉन्टेस्ट नहीं किया। क्या सियासत से दूरी इख्तियार कर ली या नहीं? सियासत में एक्टिव थे, उतना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव पॉलिटिक्स में, बट रिलीजियस एक्टिविटीज में भी काफी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह वो है। और बिलखुसूस हुज्जाज इकराम, जब हम कॉलेज डेज में कॉलेज की लाइफ में भी हम लोग हाजियों की खिदमत करते थे। 96 से जब हज का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ तब से हम लोग हमारे उस वक्त से लगातार हैं आप? उस टाइम हम क्या खिदमत, क्या डिपार्टमेंट देखते थे आप? हमारा मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के था। हम एक 10 से 12 नौजवान पूरे मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जिसके अंदर मेरिटोरियस मुस्लिम स्टूडेंट्स को हम लोग अवार्ड्स देते थे। ओके। और उसके अंदर हम जब हज का सीजन आता, हज का ये आता, तो हज के जितने भी हाजियों के टिकट्स होते थे उस जमाने में मैनुअल लिखना पड़ता था। तो एयर इंडिया ऑफिशियल एयरलाइन हुआ करती थी उस मर्तबा। तो हम लोग पूरी रात एयर इंडिया में बैठ के, हमारे 10 से 12 साथी पूरी रात बैठ के ये लिखते थे, टिकट्स लिखते थे हम लोग हाजियों। अच्छा, टिकट लिख के देना पड़ता था उस जमाने में? लिख के देना, बहुत ही पुराने जमाने से हम टिकट्स लिखते थे हो जाके हमके। फिर हम लोग फूड डिपार्टमेंट में, हम लोग हमारी एमएसओ जो ग्रुप थी उसमें फूड डिपार्टमेंट में भी हम लोग खिदमत करते थे। तब भी आप जमीर अहमद से जुड़े थे? नहीं, टाइम पे जमीर साहब शायद पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। पॉलिटिक्स में नहीं थे उस टाइम पे, और फुल टाइम बिजनेसमैन थे जमीर साहब उस समय। उस जमाने से भी, मगर जमीर साहब का भी ताल्लुक हज से उस जमाने से। हज से सारे लीडर्स कहीं ना कहीं हज से जुड़े हुए हैं। जमीर साहब जो फर्स्ट उनकी ये है कि जो फर्स्ट जो हज का सिलसिला शुरू हुआ, उनके नए बसेस का सिलसिला उस जमाने से ही शुरू हुआ।
जो नए बस आना, हाजी उसमें बैठ के जाना, जमीर साहब की वही ख्वाहिश थी। और उस जमाने से भी जमीर साहब उम्रे पे, हज पे सभी को फ्री तो अभी जो बसेस आते हैं वो सारे नए बस होते हैं जमीर अहमद खान हाँ, पूरे नए बस जो यहाँ से आजमीन को ले जाते हैं के टाइम पे वो रेडी करते हैं। मतलब 2-4 बस जितने खरीदते हैं वो पहले यहाँ आके हाजी सर्विस के बाद ही वो जी जाते हैं। ओके। अब जमीर साहब के भाई लोग पूरा ये संभालते हैं, क्योंकि जमीर साहब बहुत एक्टिव हो गए, तो उनके भाई लोग जितने भी नए बसेस का है, हमारे शकील भाई, वो पूरा कैसा डिजाइन बनाना, बस किस तरीके से होना है, सभी हमारे शकील भाई की जिम्मेदारी। अच्छा, लंगर का कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? जमीर अहमद खान साहब का जो लंगर लगता है वो भी 6-7 साल से लंगर का ये चल रहा है। जमीर साहब जब हम कादरिया मस्जिद में अक्सर देखते थे कि बहुत सारे वॉलंटियर्स को खाने इजाजत नहीं थी, सिर्फ हाजियों को थी, तो वॉलंटियर्स की भी तारीफ करनी चाहिए जो वहाँ खाना भी नहीं खा सकते लेकिन वहाँ सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे थे। तो जमीर साहब 1-2-3 टाइम उस जमाने में आके देख के नहीं वॉलंटियर्स को भी खिलाना जरूरी है। और बहुत सारे ये आते हैं, जब ये हज कमेटी यहाँ पे शिफ्ट हुई तो ये बहुत दूर था, होटल्स नहीं थे यहाँ पे, तो जमीर साहब अक्सर आके देखते थे हाजियों के साथ आके लोग खाने इतना कॉस्टली है, क्या तब ये इंतजाम करना। तो यहाँ से जब शुरू हुआ तब से जमीर साहब लंगर का शुरुआत की। खैर, अभी चूंकि आप दूसरी बार चेयरमैन बने और चेयरमैन बनने के बाद आपके पास एक चैलेंज था, एक बहुत बड़ा सामने एक पहाड़ था, इसलिए कि 2024 में जो हज हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। उसमें यहाँ से जाने वाले आजमीन को भी दिक्कत आई थी। वजह जो है, जहां तक मैं जानकारी हासिल किया था, कि फ्लाइट्स की जो टाइमिंग थी वो एक ही बार में ज्यादा फ्लाइट होने की वजह से क्राउड ज्यादा जमा हुआ और यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं दे पाए थे, जिससे काफी आजमीन को दिक्कत हुई। और दूसरी बात, सऊदीया हुकूमत में ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर सर्विस बराबर नहीं मिली और कई लोग इंतकाल कर गए, इतनी बुरी हालत थी। तो उसके बाद 2025 में आप चेयरमैन बने और 2025 में सऊदीया हुकूमत ने भी बहुत सारी चीजें को बदला और माशाल्लाह इस बार काफी वहां भी इंतजाम अच्छा था और आपके यहाँ भी इंतजाम अच्छा था। सुनने में यह आ रहा है कि पूरे कर्नाटक के जितने भी, पूरे हिंदुस्तान की जो हज कमेटियां हैं उसमें सबसे अच्छा काम, सर्विस जो है वो कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से हुआ है और इसे कोई एजाज भी मिलने वाला है। ये कहाँ तक बात सही है? देखिए, हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल हज कमेटी के, वो खुद मेरे को अप्रिसिएशन दिए कि हिंदुस्तान के आपकी बेस्ट हज कमेटी है, जो इतनी अच्छी तरीके से खिदमत किए, जाने से लेके आने तक हाजियों का फिक्र रखे। और दौरान हज मुसलसल हम लोग पूरी रात यहाँ पे बैठ के जो जूम मीटिंग्स करते थे, जो हमारे हज इंस्पेक्टर्स गए थे, तो पूरी रात बैठ के हम, हमारे हज कमेटी की स्टाफ पूरे बैठ के जो हाजियों के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उसको सॉल्व करते थे। और बहुत सारे हॉस्पिटल के इश्यूज थे और बहुत सारे रूम्स के इश्यूज थे। और जो सीजीए जनाब फहद साहब, जो सीजीए हैं, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और हमको इस मर्तबा बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किए। छोटा मसला मैं फोन करके बताता, इमीडिएटली सॉल्व हो जाता था। बहुत सारे उनके यहाँ वो एसी का प्रॉब्लम था, लिफ्ट का प्रॉब्लम था, और थोड़े हाजियों को ये इसका क्या वो मेजर टॉयलेट्स का और काउंटर टॉयलेट्स हुआ करते थे, तो बहुत सारे जो छोटे मोटे इश्यूज हुआ करते थे वो इमीडिएटली अटेंड करते थे। और जो इमरजेंसी ड्यूरिंग ये बहुत सारे हमारे जो हॉस्पिटल के इश्यूज होते थे और एम्बुलेंस को अरेंज करना, तो वो सब इमीडिएटली अरेंज हो जाता। एक चीज मैं देखा था पिछले कई बार, जो है जो हज इंस्पेक्टर होते थे उन्हें शायद खादिम कहा जाता था। ये लोग कब जाते हैं और कब आते हैं आजमीन को पता ही नहीं चलता था और वहां सर्विस नहीं होती थी। इस बार थोड़ा सा आपने जो उन पे मॉनिटरिंग किया और जो जूम मीटिंग की, इस वजह से शायद हज इंस्पेक्टर, शायद नाम भी बदला गया उनका, इंस्पेक्टर, तो काफी दिलचस्पी के साथ वो लोग काम किए। लेकिन एक चीज ये भी है कि हज इंस्पेक्टर्स के लिए पहले जो जाते थे उन्हें सरकारी छुट्टी नहीं मिलती थी, जबकि वो पेड लीव पे जाते थे। अभी उन्हें शायद सरकारी छुट्टी मिल रही है। तो क्या इस वजह से हज इंस्पेक्टर ने ज्यादा अच्छा काम किया है या फिर मॉनिटरिंग की वजह से किया है? नहीं, सब में इम्पोर्टेंट क्या है, हज इंस्पेक्टर्स को हम लोग बाकायदा की पिछले मरतबा से भी ट्रेनिंग नहीं थी और थोड़े 50 इयर्स के अंदर होना चाहिए था। इस बार से जो भी हज इंस्पेक्टर्स, जो पहले जो खादिमुल हुज्जाज करके बोलते थे, हम लोग इस बार हज इंस्पेक्टर्स करके बोल रहे हैं और थोड़े कंडीशंस डाले कि उनको
कंप्यूटर आना है और उनकी एज बिलो 50 इयर्स रहना है और वो हज से पहले भी उम्रा या हज एक टाइम करके रहना है सो दैट अच्छी उनको एक्सपीरियंस हो करके। तो हम लोग 3-3 4-4 रकम के ट्रेनिंग्स दिए उनको इस मरतबा और मोटिवेशन किए। जाने से पहले पूरे इस 2 टाइम मैं खुद पर्सनली एड्रेस किया, मोटिवेशन किया हम लोग कि किस तरीके से आप लोग काम करना है बोल के। इससे पहले क्या होता था, तो ये जितने भी हज इंस्पेक्टर्स जाया करते थे उनको कहीं भी हम एक टाइम एक जगह बुला के गैदरिंग नहीं हुआ। इस मरतबा सबको बुला के हज कमेटी में हम लोग अच्छी गैदरिंग किए, मोटिवेशन किए उनको और उनको हिम्मत अफजाई किए। हर जितने भी हज इंस्पेक्टर्स गए उनको हम अच्छी तरीके से मोटिवेट करके भेजे यहाँ से। अच्छा, हज 2026 की बात करते हैं। हज 2026 के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं। उसमें यह बताया जा रहा है कि आपने अभी अनाउंस भी किया है कि जो बुकिंग है, जो एप्लीकेशन है, वो बहुत जल्दी किया जा रहा है इस बार। और दूसरा ये कि उसमें 20 डेज का भी पैकेज रखा गया है, जबकि 45 डेज का हुआ करता था। तो ये कहाँ तक सच है और इसमें क्या डिटेल्स हैं? इसमें इस मरतबा ये सेंट्रल हज कमेटी ने ये किया है कि बहुत सारों का जिसे एनआरआईज हुआ करते थे और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारों की डिमांड थी कि हम लोग 40 डेज, तो जैसे ही 40 डेज करके आएंगे बहुत सारों के जॉब्स चले आते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास भी रिक्वेस्ट है, हम लोग सेंट्रल हज कमेटी को फॉरवर्ड किए थे। तो इस मरतबा वो पूरे इन डीप कंसल्टेशन करके एक नया पैकेज सिर्फ इंडिया के अंदर पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किए, जो 10,000 हाजियों को इस मरतबा पूरी इंडिया से भेजेंगे। 7 एम्बार्केशन पॉइंट से वो भेजेंगे। तो इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह वो जो 20 दिन का हज जो शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं वो उनके लिए इस बार फर्स्ट टाइम ये शुरू किए। अगर कुछ प्राइस की डिटेल्स आए, कितनी होगी, चार्जेस कितना होगा? प्राइस का अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट ये तय है कि जो 20 डेज के लिए जाएंगे 40 डेज से वो कॉस्टली रहेगा। ऐसा क्यों है कि कम जा रहे हैं तो कम कीमत होनी चाहिए? इसमें क्या होता है कि रूम्स का, ट्रैवल का, जो क्योंकि अक्सर जो यहाँ से जाके जल्दी आ जाते थे वो उनकी खुद की टिकट लेके आना पड़ता था। अब जब हज कमेटी से ये 20 डेज का पैकेज है, क्योंकि पूरे चार्टर्ड फ्लाइट रहेंगे, अब चार्टर्ड फ्लाइट रहे तो उनको रेगुलर फ्लाइट में वापस बुला लेके आना है, तो कोई ऑब्वियस उसका फेयर ज्यादा रहेगा। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि इसलिए कि इसका फेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। अच्छा, और क्या नया चीज है? बताया जा रहा है कि 12 साल के बच्चे तक वहाँ 12 साल बच्चे नहीं जा सकते। 12 साल के ऊपर के बच्चे 12 साल अबो 12 इयर्स अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 12 इयर्स नहीं कर सकते। और नई चीज इस बार पूरे खाने का इंतजाम करना बोल के वो अभी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, प्रपोजल है खाने का इंतजाम? प्रपोजल मक्का और मदीना दोनों जगह पे? दोनों जगह पूरे मतलब किसी को बनाने की जरूरत नहीं, होटल में खाने की जरूरत नहीं, खाना उनके घर तक, रूम तक पहुंचेगा। तो बहुत अच्छी सर्विस होगी। बहुत अच्छी सर्विस। लेकिन दिक्कत होगी ना, बेंगलोर के लोग, कर्नाटक के लोग अलग टेस्ट होता है, नॉर्थ इंडिया का कैसे हम लोग ऑलरेडी सीईओ साहब जो हम डेली उनके साथ बातचीत चल रहे, तो उनको हम बताए कि हमारे कर्नाटक का टेस्ट अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा फूड का ये रिक्वायरमेंट अलग है, केरला का अलग है, तमिलनाडु का, नॉर्थ इंडिया का अलग है। तो वो बोले वो उसके ताल्लुक से हम लोग बात करके इंशाल्लाह जो कर्नाटक का जो है, अब जैसे हम अक्सर वेजिटेरियन इडली डोसा ऐसा खाएंगे कर्नाटक के अक्सर, तो वैसे चीजों के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो अभी फाइनल नहीं होके किराए। ये भी बताया जाता है कि रहीम खान साहब के बहुत करीबी हैं और उनको पॉलिटिक्स में लाने में भी आपका हाथ है, ये कहाँ तक सच है? नहीं, पहले से भी रहीम खान साहब उनके बसेस छोड़ते थे और बिदर में जब इलेक्शन किए थे, खड़े थे, उस टाइम पे भी हम लोग उनका साथ दिए थे। और हमारे जो मुजाहिद भी, हमें सभी इत्तेफाकी राय से हम लोग चल रहे हैं। इसमें पहले जो कुछ था वो अभी हम भाई से ज्यादा हैं, मुजाहिद भी हम। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा था क्योंकि आप दोनों ही लोग जो हैं बहुत एक्टिव थे और आपस में कोऑर्डिनेशन हर काम में मेरा साथ दे लेके आ रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काम में। लेकिन कुछ एक मेंबर तो दिखे ही नहीं, बिल्कुल, मतलब मेंबर बन के भी फायदा नहीं। अभी ये जो मेंबर्स जो बेंगलुरु के बाहर हैं वो थोड़ा नहीं आ सके, लेकिन दूसरे मेंबर्स थोड़ा बहुत वक्त दिया, जैसा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रिटर्न फ्लाइट्स में पूरे मेरा साथ थे, मुजम्मिल पूरा साथ थे, और हमारे शाहिद साहब भी एक आध दो टाइम आए गए, लेकिन डिपार्चर के टाइम पे शाहिद साहब भी थे। लेकिन पूरे हमारे जो बेंगलुरु के लोकल मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ दिए।
बीदर के मेंबर आ रहे थे क्या उसमें? हाँ, बिदर में वो अच्छा काम किया, मंसूर खादरी बोल के मेंबर हैं, वो भी काम किया, बिदर में काम किया वो। और वो हैदराबाद से हज कैंप तो यहाँ चल रहा था, बीदर में क्या कर रहे थे? नहीं, बिदर में जो हज ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए, और बिदर और गुलबर्गा के जितने भी हुज्जाज इकराम है वो हैदराबाद से गए, तो हैदराबाद को उनको लेके जाना, लेके वापस आना, ये पूरा मंसूर खादरी, इनकी पूरी टीम मिलके की हो। अच्छा, हैदराबाद के अलावा कहाँ कहाँ से जाते हैं? हैदराबाद से गए, बॉम्बे से गए, 2 एम्बार्केशन पॉइंट से गए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हज 2026 में नया है, क्योंकि लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग, बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो सिर्फ ख्वाहिश में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत दिक्कतें इसलिए भी होते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं या ट्रेन नहीं रहते हैं। तो आज़मीन को ट्रेन करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के डेट में है। जो लोग जा रहे हैं उन्हें कम से कम जो है 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं उसे बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है, ताकि वहां जाने के बाद उन्हें आसानी हो सके। हम और भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जुल्फकार अहमद खान टीपू, इनका ये पूरा नाम है, टीपू के नाम से मशहूर हैं और ये हज की खिदमत के लिए मशहूर है। जब भी हज कैंप लगता है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, तो जुल्फकार खान टीपू साहब जो है वो हमेशा हज की खिदमत में, आज़मीन की खिदमत में लगे रहते हैं। इसी वजह से उन्हें दूसरी बार भी मौका मिला, क्योंकि वो पहली बार जब चेयरमैन बने थे, उसके बाद से दूसरी बार चेयरमैन बनने के दरमियान लगातार हज कमेटी से भी जुड़े रहे और यहाँ के ऑपरेशन से भी जुड़े रहे। इसकी खिदमत को देखते हुए जमीर अहमद खान हो, रहीम खान साहब हो, जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने सोचा कि 2024 में जो हालात थे उसे सुधारने के लिए एक जिम्मेदार और खास करके तजुर्बेकार आदमी को चेयरमैन बनाया जाए। शायद इसी वजह से इन्हें यह ओहदा मिला और इन्होंने साबित भी किया कि काफी अच्छे अंदाज में आज़मीन की खिदमत की जा सकती है, और उसके लिए सारे चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तजुर्बा यहाँ काम आता है, क्योंकि पिछली बार फ्लाइट्स की टाइमिंग में इतना गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा लोग यहाँ जमा हो गए, उनका इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। ये सारी चीजें टेक्निकल चीज हैं, उसका भी तजुर्बा होना चाहिए। बहरहाल और भी बहुत सारे सवालात हैं, हम जुल्फकार खान टीपू से लगातार पूछते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।